हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। देखिए, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक लेक्चर में डाले गए हैं। तो आप लोग लेक्चर को क्या करिए, पहले देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक में या बुक्स में जहाँ भी लिखना हो नोट डाउन करिए और फिर उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और उसके साथ साथ क्वेश्चन को करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीन चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसकी कॉपी बनाने में तो क्या क्या जरूरी है चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या जरूरी है, एंजाइम, सेकंड वेक्टर, थर्ड क्या है, होस्ट सेल। तो हम लोग यहाँ पे एंजाइम अलग अलग डिफरेंट एंजाइम है तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। वेक्टर हैं डिफरेंट टाइप के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन होस्ट सेल, तो हमको होस्ट सेल पता है, या तो अगर इकोलाई होगा, या तो प्लांट सेल होगा, या तो एनिमल सेल होगा। तो आपको होस्ट सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंजाइम और वेक्टर पे फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एंजाइम। अब एंजाइम में हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। तो एंजाइम में कुछ लाइजिंग एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, सेल को लाइज करने में, ब्रेक करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास सेल है तो इसको ब्रेक डाउन करने में कौन से एंजाइम हेल्प कर रहे हैं, लाइजिंग एंजाइम हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, ब्रेक्स द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल ब्रेक करेगा। उसके बाद या तो काइटिनेज, इनके हिसाब फंजाई, फंजाई की केस में उसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगा, उसमें ब्रेक डाउन करने के लिए काइटिनेज होगा। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास जो लाइजिंग एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, लाइसोजाइम और काइटिनेज। लाइसोजाइम इन केस ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड और इसमें क्या कहते हैं, काइटिनेज किसके लिए, फंजाई। सेलुलोज किसके लिए होगा, सेलुलोज प्लांट सेल के लिए होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो वहाँ ब्रेक डाउन करने के लिए कौन होगा, सेलुलोज होगा। तो आपको याद रखना है कि सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है कौन सा यूज है, लाइसोजाइम इनके साथ बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक डाउन करने में, काइटिनेज इनके साथ फंजाई एंड सेलुलेज इनके साथ प्लांट सेल। ओके, फिर क्लीविंग एंजाइम। अब क्लीविंग एंजाइम क्या होता है, ये डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करेंगे, मतलब डीएनए या आरएनए की स्ट्रैंड को ब्रेक करेंगे। बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, डीएनए के बारे में। मान लीजिए अब ये स्ट्रैंड है तो इस स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्लीविंग एंजाइम होंगे। अब ये क्लीविंग एंजाइम क्या करेंगे, या तो डीएनए स्ट्रैंड को एक एंड से उसके न्यूक्लियोटाइड को अलग करते चले जाएंगे, या तो डायरेक्टली स्ट्रैंड के बीच में कट लगाएंगे और दो फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देंगे इसको, जो स्ट्रैंड है डीएनए का। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एक्सोन्यूक्लियस, मैंने बताया यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक एंड से क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहे हैं स्ट्रैंड से, तो उसको बोल देंगे एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस विच ब्रेक्स द स्ट्रैंड इन बिटवीन द स्ट्रैंड। ओके, मतलब ये क्या करेंगे, ये स्ट्रैंड को कहीं बीच में कट लगाएंगे और जो स्ट्रैंड होगी उसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल में है जैसे S1 न्यूक्लियस, S1 न्यूक्लियस क्या करता है, S1 न्यूक्लियस जो है ये डिग्रेड करता है आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को। या किसको ब्रेक करेगा, या तो आरएनए की स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा और या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ब्रेक करेगा। ओके, याद रखना है आपको, किसको ब्रेक करेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को या तो आरएनए को। तो आपको यहाँ पे याद रखना है S1 न्यूक्लियस का फंक्शन कि इट ब्रेक्स द आरएनए स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, दूसरा है आरएनएज एच। आरएनएज एच का फंक्शन ये होता है कि ये आरएनए, मान लीजिए कोई स्ट्रैंड ऐसी है उसमें आरएनए की कुछ न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं और उसी में आगे चल के डीएनए की कुछ न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। तो ये क्या करता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड में जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल जब हम लोग रेप्लिकेशन देख रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर ऐड हो रहा था ना, तो उसमें से प्राइमर आरएनए प्राइमर थे, वहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड थे और उसमें से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में से आरएनए को कौन रिमूव करवा रहा था, आरएनएज एच। तो आरएनएज एच क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। और ये देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए हमारे आरएनए का प्राइमर है और यहाँ से डीएनए का स्टार्ट होता है। तो अब जैसे ही आरएनए का खत्म होगा वैसे ही डीएनए का स्टार्ट होगा। तो इसमें से जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं उनको रिमूव करवाने का काम कौन करेगा, तो आरएनए डीएनए क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स में से आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है, आरएनएज एच करता है। फिर आता है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ये भी एंडोन्यूक्लियस बट यहाँ पे हमने लगा दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये क्यों इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, पहले तो ये क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास इकोलाई सेल है और कोई यहाँ पे क्या कहते हैं वायरस
वायरस है। अब ये क्या करता है, वायरस के जीनोम को सेल के अंदर जो है एंट्री नहीं करने देता, मतलब जैसे ही एंट्री करेगा उसको क्या करेगा, ब्रेक करते चले जाएगा, मतलब इट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इनसाइड बैक्टीरियल सेल। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी एक खासियत ये है कि ये जो ब्रेक करता है, डीएनए को कट करता है, जैसे अभी हमने एंडोन्यूक्लियस देखा था, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, या तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए को ब्रेक कर रहा था कहीं से मिड पॉइंट से, बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक खासियत है कि ये पार्टिकुलर रीजन पे कट करेगा। मतलब अभी हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हमने अलग पॉइंट तैयार किया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे कट करता है। बट अभी याद रखना है कि ये क्या करेगा, ये पार्टिकुलर रीजन पे कट करेगा, और वो पार्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, मतलब ये पहले रिकॉग्नाइज करेगा उस रीजन को, फिर वहां पे कट लगाएगा। अब ये जो कट लगाता है वो भी दो तरीके का लगाता है, एक ब्लंट एंड, एक स्टिकी एंड। अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे क्या होता है ब्लंट एंड, ये क्या होता है स्टिकी एंड। ओके, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। तो आपको अगर एक एग्जाम में आ जाए कि विच एंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस भी एग्जाम्पल में रहेगा, एंडोन्यूक्लियस भी रहेगा। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं। फिर आता है एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम। एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम का मतलब कि अब ये क्या करेंगे, या तो 5 प्राइम एंड पे या तो 3 प्राइम एंड पे कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो जैसे हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में देख रहे थे, पॉलीमरेज क्या कर रहा था, वहाँ पे 3 प्राइम एंड की तरफ एडनिन 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 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते चला जा रहा था, तो वो भी एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम है। और यहाँ पे जो एंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम, किसके बारे में बात करेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ओके, एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है, 5 प्राइम एंड से जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते चला जाएगा। और ये T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा, ये 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। ओके, ये डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है हमारे पास कि एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है, एल्कलाइन फॉस्फेट जो करता है कि यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करता है। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, ये क्या करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे ऐड कराएगा। और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं जो ऐड होगा वहाँ पे कब ऐड होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 5 प्राइम पे OH होगा। आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फॉस्फेट है तो फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो 5 प्राइम पे OH होगा तब वहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा, तब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या कर रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड, क्योंकि हमें पता है कि फॉस्फेट जो होता है वो 5 प्राइम एंड पे ही होता है। ज्वाइनिंग एंजाइम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग एंजाइम 2 फ्रैगमेंट मान लीजिए प्रेजेंट है इस तरीके से डीएनए के, तो इनको जो ऐड करने का काम करता है, वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड बनाता है वो कौन कराता है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ज्वाइनिंग एंजाइम क्या है, डीएनए लाइगेज, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। दूसरा है, नेक्स्ट है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज क्या कराता है, ये पॉलीमराइजेशन कराता है बाय यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। जब हम लोग रेप्लिकेशन देख रहे थे तो वहाँ पे क्या था, एक टेम्पलेट था, उस पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करा था, उसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है फॉर्म करवा रहा था। अब देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो इसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वर्नर अर्बर ने किया था बैक्टीरिया में, इकोलाई में केस में किया था। उन्होंने देखा था कि जैसे ही हम लोग बैक्टीरियोफेज कि किसी बैक्टीरियल सेल के जो है कांटेक्ट में आ रही, तो वहाँ पे जो उसका जीनोम जब इसके अंदर एंट्री करता है तो इसके डीएनए का फ्रेगमेंट बनता चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि उसको क्या कर रहा है, जो कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ओके, और ब्रेक डाउन कर दे रहा है उसको। फिर बाद में उसको क्या किया गया, फिर बोला गया कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ये क्या करता है, ये डीएनए को कट करा देता है, मतलब इट कट द अदर डीएनए या फॉरेन डीएनए। और दूसरा मेथिल ग्रुप ऐड करता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरेन डीएनए को तो कट कर रहा है इकोलाई, बट अपने जीनोम को क्यों नहीं कट कर रहा है, इसके अंदर जो ऐसा जीनोम है अपने जीनोम को क्यों नहीं कट कर दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज कर रहा होगा अपने जीनोम में, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेथिल ग्रुप। ओके, तो ये मेथिल ग्रुप जो होगा उसके लिए
क्या करता है, इसके अंदर मेथाइलेज एक्टिविटी होती है, मतलब अपने क्रोमोसोम पे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, मेथिल ग्रुप ऐड कर लेगा, लेकिन जो फॉरेन ग्रुप आएगा उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, वहाँ पे मेथिल ग्रुप होगा नहीं तो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हम देखेंगे अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके पास 2 एक्टिविटी होती है। टाइप 2 होता है चूंकि यूनिफंक्शनल होता है, टाइप 1 टाइप 3 जो होता है बाई फंक्शनल होता है, मतलब इट ऐड द मेथिल ग्रुप ऑन सेल्फ क्रोमोसोम एंड कट द फॉरेन डीएनए। अब आपको समझ में आ रहा होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या कर रहा है, अपना जीनोम क्यों नहीं काट रहा है, क्यों नहीं कट कर रहा है उसको, क्योंकि अपने जीनोम पे उसने क्या किया है, मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मेथाइलेज एक्टिविटी। ओके, फिर आगे चल के हैमिल्टन एंड कोवर्कर ने बैक्टीरिया देखा, उन्होंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और उसकी जो स्ट्रेन थे आरडी स्ट्रेन ली उन्होंने, और उसमें से जो क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया वो कौन था, उसको उन्होंने नाम दिया हिंड सेकेंड। क्या दिया, हिंड सेकेंड, HIND। अभी हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनस, सेकेंड जो दोनों हैं ये स्पीसीज के लिए, डी जो है थर्ड लेटर यहाँ पे थर्ड वो डी जो दिया गया है यहाँ पे वो है किसके लिए, स्ट्रेन के लिए, और ये जो रोमन नंबर दिया गया है ये ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन मतलब मान लीजिए सेम हम लोग स्ट्रेन यूज कर रहे हैं या सेम बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं तो किस ऑर्डर में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंड सेकेंड जो है फर्स्ट आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस था। ओके, और उसके बाद जो है इकोआर1 जो है आइसोलेट किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्लंट एंड जब ये कट करते हैं, मतलब जब ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं तो 2 तरीके से, मान लीजिए ये डीएनए है तो इसको 2 तरीके से कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, एक तो कट करेंगे मान लीजिए यहाँ से इस ब्लंट एंड में क्या होगा कि ये जो दो है इस तरीके से दोनों जो स्ट्रैंड है दोनों में कोई ओवरहैंग नहीं होगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पे कोई ओवरहैंग नहीं है क्या, यहाँ पे ओवरहैंग नहीं है ना, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों स्ट्रैंड बराबर हैं, दोनों एंड यहाँ पे। ओके, लेकिन सेकेंड वाले में क्या होगा, यहाँ पे ओवरहैंग हो जाता है, मतलब अगर एक स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड जो है इस तरीके से है, अब देखिए यहाँ पे पहले स्ट्रैंड में देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये 5 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम, और ये फिर से 5 प्राइम और ये 3 प्राइम हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 3 प्राइम ओवरहैंग है कि नहीं है। अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ओके, तो अब आप देखिए स्टिकी एंड में क्या होगा, स्टिकी एंड में आपको ओवरहैंग देखने को मिलेगा। आप ब्लंट एंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ओवरहैंग नहीं है, यहाँ पे दोनों एंड बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक एंड देखिए क्या है, बड़ा है फिर छोटा है, लेकिन दूसरे स्टैंड पे देखिए यहाँ पे इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ओवरहैंग इधर मिल गया आपको 3 प्राइम एंड और एक ओवरहैंग इधर मिल गया 3 प्राइम एंड। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ब्लंट एंड में दोनों एंड बराबर होती हैं, स्टिकी एंड में एक एंड जो होती है ओवरहैंग होती है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं कुछ जो है ब्लंट एंड कट करते हैं, कुछ जो है स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं। अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड कट करते हैं, कौन से स्टिकी एंड कट करते हैं, ये आपको भी याद रखना है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनका यूज क्या है, तो ये टू एनालाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। कैसे, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, मतलब जीन है, अब जीन क्या होंगे, जो उसमें फंक्शनल पार्ट होगा, तो उसमें कैसे कहाँ पे कट लगाएगा, कौन कौन सा फंक्शनल पार्ट है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं इससे। टू क्रिएट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके हेल्प से नया कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा सकता है। टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम, इससे हम लोग किसी क्रोमोजोम पे ऑर्डर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर में देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या है, इकोआर1। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, इकोआर1, तो इको में ई स्टैंड फॉर जीनस, ई जो होगा इश्चेरेशिया कोलाई हम लोग बोलते हैं ना, ई कोलाई बोलते हैं ना, इश्चेरेशिया कोलाई, तो ई किसके लिए है, क्या है, जीनस को शो करता है। CO दूसरा लेटर देखिए यहाँ पे क्या है, CO क्या शो कर रहा है, स्पीसीज को शो कर रहा है। ई कोलाई होता है ना, तो कोलाई स्पीसीज को शो करता है। R जो फिर नेक्स्ट लेटर है हमारे पास R, ये शो करता है स्ट्रेन को। उसके बाद ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब किस नंबर पे कौन सा एक्सपेरिमेंट या किसके लिए किया गया है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट लेटर जो जीनस को है, दूसरा जो स्मॉल लेटर है हमारे पास वो स्पीसीज के लिए है, थर्ड नेक्स्ट जो कैपिटल लेटर है स्ट्रेन के लिए है, जो रोमन नंबर में है वो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसी तरीके से जैसे हिंड 3 था ना, तो वहाँ पे HIND 3, तो यहाँ पे H स्टैंड फॉर जीनस,
IN स्टैंड फॉर स्पीसीज, D स्टैंड फॉर स्ट्रेन एंड सेकेंड या थर्ड जो भी आएगा ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा। अब रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, हमने ये भी देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करते हैं, ऐसे ही कहीं नहीं कट कर देते, वो किसी पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। ये 4 to 8 बेस पेयर की जो होती हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। और ये क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब अगर हम मान लीजिए किसी स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को रीड कर रहे हैं, मान लीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है दूसरा स्ट्रैंड भी, तो अगर हम मान लीजिए किसी एक स्ट्रैंड पे रीड कर रहे हैं GATC, तो अगर हम दूसरे स्ट्रैंड पे फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे तो क्या आना चाहिए GATC। ओके, तो अब ये क्या करेंगे 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को हमारे पास क्या करेंगे, इनकी लेंथ होती है रिस्ट्रिक्शन साइट की। ओके, और ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। और ये जो साइट होती है 4 to 8 नाइट्रोजन बेस पेयर की, ये क्या होती हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब ये नीचे दिया भी गया है, आपको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम लोग किसी बेस पेयर को एक स्ट्रैंड पे अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड स्ट्रैंड पे भी अगर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए GATC है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेकेंड स्ट्रैंड पे भी पढ़ने पे GATC आपको मिलेगा। तो इस ऐसे नाइट्रोजनस बेस पेयर के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और ये सीक्वेंसेस क्या करते हैं, ये सीक्वेंसेस कह सकते हैं रिकॉग्निशन साइट होते हैं, किसके लिए, एंडोन्यूक्लियस के लिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड में भी क्या होगा GAA मान लीजिए क्या है GAAG। तो अब चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए, चाहे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़िए, अब ये सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको सेम सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। बट आपको क्या याद रखना है, डबल स्ट्रैंडेड पहला तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड के लिए कट करता है। लेकिन अगर आप सिंगल स्ट्रैंड में पढ़ते हो, कभी मलयालम वाला एग्जांपल बहुत लोग यहाँ पे पढ़ता है, बट उससे याद मत रखिएगा, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन ये होती है कि फिर जब हमारे पास डबल स्ट्रैंड आता है तो हम वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग जो याद करिएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिससे रिलेटेड वो याद करिएगा। ईजी वे में याद करने के लिए आप मलयालम याद कर लेते हैं, जब रियल में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस लिखने को आ जाएगा या पूछता है जब, तब आप बताने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो आप जो है इसको क्लियर रखिए कि एंडोन्यूक्लियस जो कट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करेगा, जिस साइट पे कट करता है उसको रिकॉग्निशन साइट मतलब पहले रिकॉग्नाइज करेगा, उस साइट को हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। और वो साइट क्या होती है, 4 to 8 बेस पेयर लेंथ होती है उस साइट की। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि अगर हम एक स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को रीड कर रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो सेम हमको न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर मिलेगा जब हम उसको सेकेंड स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेंगे। इसी तरीके से बहुत से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, और डिफरेंट हमारे पास एंजाइम है। पहले हम देख लेते हैं इसका फंक्शन, कैसे ये वर्क करता है। तो मान लीजिए आपके पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और आपके पास क्या है, इको R1 है, और इको R1 के लिए जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो होती है GAATTC। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, जैसा कि मैंने भी बोला, पर्टिकुलर क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है। जैसे इको R1 के लिए क्या है, GAATTC, इसी पे रिकॉग्नाइज करेगा। और ये कौन सा इंड क्रिएट करेगा, आप देखिएगा, आप बताइए, आप खुद बता सकते हैं कौन सा इंड क्रिएट कर रहा है, स्टिकी इंड। क्यों, देखिए इस इंड पे तो ये वाली क्या हो गई, बड़ी हो गई, और एक छोटा सा आपको फ्रेगमेंट मिलेगा। दूसरा में क्या हो रहा है, दूसरा में देखिए आपको क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे क्लियर करने दीजिए एक बार। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो बड़ा फ्रैगमेंट मिल रहा है, दूसरा एक छोटा सा मिल रहा है इधर। फिर क्या मिल रहा है, इधर देखिए आप, इधर बड़ा मिल रहा है, इधर छोटा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या, दो फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के क्या है, ओवरहैंग है। यहाँ पे इक्वल फ्रैगमेंट नहीं है। इक्वल फ्रैगमेंट होता तो इस तरीके से कट होता और दोनों एंड बराबर बराबर मिलते, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए इतने फ्रैगमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए छोटा फ्रैगमेंट, बड़ा फ्रैगमेंट। अब किस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, इको R1, ये इको R1 जो रिकॉग्नाइज करेगा वो किसको करेगा, GAATTC। याद कर लीजिए, इको R1 जो रिकॉग्नाइज करेगा वो किस रीजन को करेगा, रिकॉग्निशन साइट इसके लिए क्या है, GAATTC। तो यहाँ पे जो एंड क्रिएट होगा वो स्टिकी एंड क्रिएट होगा। और इको R1 कौन सा एंड क्रिएट करता है, स्टिकी एंड क्रिएट करता है। अब जो हमारे पास ऐड करना है न्यूक्लियोटाइड को, जो आइसोलेट किए हैं, जो डिजायर्ड जीन आइसोलेट किए हैं,
उसको भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराते हैं। याद रखिएगा अभी भी आप लोग कि जो हम लोग वेक्टर का डीएनए कट कराएंगे और जो हमें इंसर्ट कराना है डीएनए, फॉरेन डीएनए जिसको बोलते हैं, उसको भी हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराएंगे, जिससे इन दोनों को लाइगेट कराने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, इन दोनों को लाइगेट कराने में प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे एंजाइम से कट करा देते जो कि क्या करता, ब्लंट एंड क्रिएट करता, तब यहाँ पे ओवरहैंग मिलता, नहीं मिलता ना, तब आपको यहाँ पे ये दोनों फ्रेगमेंट जोड़ने में दिक्कत हो जाती। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, आपको कोई चीज़ टूट गई है, मान लीजिए ये एक पाइप है, टूट गई है और इसको आपको इस पाइप से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? एक तो ये है कि आप लोग अगर एंड दोनों का बराबर है तो आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए इसका कुछ पार्ट बढ़ा हुआ है और इसका कुछ पार्ट इस तरीके से, दूसरे वाले का इस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो ऐसे नीचे वाले लगा दोगे और ऊपर वाले में क्या कर दोगे, इस तरीके से। तो आप लोग स्टिकी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग जिस तरीके का कट हुआ है उसी तरीके का आप स्ट्रक्चर बना करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे भी है कि ऐसा एंजाइम जो ब्लंट एंड क्रिएट करेगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लंट एंड वाले फ्रैगमेंट को ही जोड़ सकते हैं, और अगर ऐसा क्या कहते हैं, स्टिकी एंड क्रिएट कर रहा है तो स्टिकी एंड जो है दोनों फ्रैगमेंट पे होना चाहिए, जो हमारे पास फॉरेन डीएनए है उस पर भी और जो हमारे पास वेक्टर का डीएनए है उस पर भी। अब देखिए यहाँ पे द एंजाइम कट बोथ स्ट्रैंड ऑन एट द सेम साइट। ओके, ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। अब इको R1 कट डीएनए बिटवीन बेसेस G एंड A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GATTC, मतलब GATTC जब सीक्वेंस होगा तभी ये कट करेगा, और कट किसके किसके बीच करेगा, G और A के बीच में, यहाँ पे कट करेगा। इसी तरीके से इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड हो जाएगा, तो G और A कहीं यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ पे कट करेगा, और हमको क्या कैसा स्टैंड मिल जाएगा, स्टिकी एंड मिल जाएगी। तो सेम रिस्ट्रिक्शन, अब ये देखिए ये फॉरेन डीएनए है, ये हमारे पास वेक्टर डीएनए है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हुआ। अब इसको लाइगेट किए, अब यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, जो स्ट्रैंड है इनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बन गई, और ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, मतलब ये वेक्टर का डीएनए है और ये हमारे पास फॉरेन डीएनए है। जब वेक्टर का डीएनए फॉरेन डीएनए के साथ मिल जाता है तो ऐसे डीएनए को फिर हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देते हैं। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद से यहाँ पे भी दिखाया गया है कि फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए ये वेक्टर डीएनए है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग द बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। अब कट करेगा, कट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट हमको कॉपी बनानी है, या उसका मान लीजिए इसका बनाना है या इसका बनाना है, इसका बनाना है, जिसका हमें बनाना होगा उसको हम वेक्टर के साथ क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, लाइगेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, हमें पता है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा देता है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, मतलब ये वेक्टर के साथ हमारा फॉरेन डीएनए भी क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम लोग किसी होस्ट में ट्रांसफर कराते हैं, और होस्ट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ई कोलाई ले रहे हैं। और होने के बाद अब क्या करेगी, ये सेल डिवाइड करेगी, तो जितना डिवाइड करेगी उतना ही हमारा जो मटेरियल है, अगर ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगी, ट्रांसफॉर्म मतलब जिसमें हमारा डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए पड़ गया होगा, मतलब वेक्टर के साथ हमारा फॉरेन डीएनए आ गया होगा, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ओके, तो अब क्या होगा, जब डिवाइड होगा तो जितनी बैक्टीरिया होंगी डिवाइड होकर के बनेगी, उतनी जगह हमारा क्या पहुंच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉपी मिल जाएगी या हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो हम लोग ये अभी और डिटेल में देखेंगे वेक्टर वाले उसमें पार्ट में। तो आपको क्या देखना है, आप देख रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे जो है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। पहले क्या हो रहा है, कट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर लाइगेशन हो रहा है, मतलब जो हमें फ्रैगमेंट का कॉपी बनाना है उसको हम लोग लाइगेट कर रहे हैं वेक्टर के साथ, उस वेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोल देंगे हम वहाँ पे। फिर उसको जब हम लोग होस्ट में ट्रांसफ़र करा देते हैं, तो ऐसा होस्ट जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता उसमें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोल देते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में रख देते हैं, ग्रो कराते हैं और अपना डिजायर प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसा कि मैंने भी बताया था, डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे उसकी कुछ रिकॉग्निशन साइट होती हैं, और कैसा एंड क्रिएट करेंगे इसके लिए मैं फ्लो चार्ट तैयार कर दिया हूँ। आप लोग इसको पॉज करिएगा वीडियो को और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब नाम दिया गया है एंजाइम का SMA1,
ओके, समा वन क्या क्या है, इसके लिए रिकॉग्निशन साइट है क्या है, GGGCCC। कैसा कट करेगा, ब्लंट इंड। ब्लंट इंड का मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मान लीजिए कोई अगर आपके पास सेगमेंट है तो ये जब कट करेगा तो दोनों इंड बराबर होंगे। स्टिक इंड का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास कट कर रही हैं ये, मान लीजिए स्टैंड है, इसको कट कर रहा है ये, तो कट करने के बाद हमको जो स्टैंड मिलेगा तो एक इस तरीके से बड़ा स्टैंड, एक छोटा स्टैंड, दूसरे स्टैंड में ये वाला छोटा स्टैंड, ये वाला बड़ा स्टैंड। तो यहाँ पे देखिए ओवरहैंग क्रिएट हो रहा है, मतलब दोनों एंड इक्वल नहीं है, तो इसको स्टिक एंड बोलेंगे। तो अब देखिए आपको दिया हुआ है लिस्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं एंजाइम के नाम। इको R5, इको R5 क्या कर रहा है, इसके लिए रिकॉग्निशन साइट क्या है, GATC, और कैसा एंड क्रिएट करेगा, ब्लंट एंड। इको R1 कैसा कर रहा था, अभी पीछे ही हम लोग यहाँ पे देखे हैं, देखिए यहाँ पे कैसा एंड कट कर रहा है, स्टिकी एंड कट कर रहा है। ओके, यहाँ पे ओवरहैंग है, यहाँ पे ओवरहैंग है, तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, GAATTC, और ये स्टिकी एंड क्रिएट कर रहा है। बाम H1 यहाँ पे देखिए GGATCC और स्टिकी एंड क्रिएट करेगा। टैग 1 क्या कर रहा है, TCGA, इसके लिए रिकॉग्निशन साइट है और स्टिक एंड क्रिएट करेगा। हिंड थर्ड क्या कर रहा है, AAGCTT पे रिकॉग्निशन साइट है इसके लिए और स्टिक एंड क्रिएट करेगा। और इनके जो नाम हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन से बैक्टीरिया कहाँ से आइसोलेट किया गया है, तो यहाँ पे जैसे समावन, सेरेसिया, मेरेसेंस, स्टेरेशिया कोलाई, इसी तरीके से बैसिलस, एमाइकोलिक्विफेसियंस, थर्मस एक्रेटिकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो आपको ये बैक्टीरिया के नाम भी दिए गए हैं, कहाँ से ये आइसोलेट किए गए हैं, और इनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या है, कैसे एंड क्रिएट करेंगे, आपको सब दिया हुआ है। तो आप लोग लिस्ट को पढ़िए और यहाँ से याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस से किस एंजाइम का कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, तो मैंने बना दिया, आप लोग याद करिएगा। फिर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला और दूसरा तीसरा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो पहला तीसरा जो होता है बाई फंक्शनल होता है, मैंने बताया था, मतलब इनके पास एक एंजाइम है और इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, साथ ही साथ मिथाइलेज एक्टिविटी, मतलब ये कट भी करेगा, मिथिल ग्रुप को ऐड भी करेगा। कहाँ पे, मिथिल ग्रुप को सेल्फ जो बैक्टीरिया होगी वो अपने जो जीनोम होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, उसमें मिथिल ग्रुप ऐड करेगा, और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी फॉरेन डीएनए को कट करने का काम करेगा। लेकिन टाइप 1 में ऐसा नहीं होता, टाइप 1 में ये सेपरेट, इसके पास सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी और मिथाइलेज एक्टिविटी होती है, मतलब यूनिफंक्शनल होता है। थर्ड क्या होता है, बाई फंक्शनल होता है। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस के लिए क्या करेगा, ATP मैग्नीशियम 2+ और एस एडनोसिल मैथियोनिन यूज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर होती है, Mg2+ जरूरी होती है। तो याद रखिएगा, इसके केस में क्या जरूरी होता है, Mg2+ सिर्फ जरूरी होता है। जबकि टाइप 1 वाले में हमने देखा था, टाइप 1 वाले में क्या जरूरी होता है, ATP भी जरूरी होता है, और क्या कहते हैं, एस एडनोसिल मैथियोनिन भी जरूरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे टाइप 3 वाले में भी क्या जरूरी होता है, ATP मैग्नीशियम 2+ एंड एस एडनोसिल मैथियोनिन जरूरी होता है। लेकिन टाइप 2 वाले में याद रखिए क्या जरूरी होता है, टाइप 2 में आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम 2+ जो कैटायन है वो जरूरी होता है इसकी एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे ATP की जरूरत नहीं होती। टाइप 1 क्या करता है, जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा, एंडोन्यूक्लियस है टाइप 1 टाइप का, जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा उससे 1000 बेस पेयर दूर जो है कट करेगा। मतलब मान लीजिए रिकॉग्नाइज यहाँ कर रहा है, कट यहाँ पे कर रहा है, तो क्या ये सही बात है, नहीं है ना। मतलब जहाँ पे रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए वहीं पे कट करे। क्यों, मान लीजिए रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे है और ये ऐसे DNA पार्ट को कट कर दे, ऐसे पार्ट को कट कर दे जो कि ज़रूरत हो, मतलब मान लीजिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जाकर के कट कर दे, तो क्या प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए ये जो है हम कह सकते हैं उतना यूजफुल नहीं होता। लेकिन टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 जहाँ पे कट करता है लगभग वहीं पे ही क्या करता है, वहीं पे ही कट भी करता है। मतलब जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा वहीं पे ही कट करेगा। इट कट एट और नियर द रिस्ट्रिक्शन साइट, मतलब जहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है लगभग वहीं पे कट भी करता है। टाइप 2 क्या करता है, जहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है उससे 24 to 26 बेस पेयर दूर कट करता है। तो ये भी कह सकते हैं इतना यूजफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ऐसा रीजन कट कर दे जो हमारे प्लाज्मिड के लिए जरूरी हो, रेप्लिकेशन के लिए जरूरी हो या किसी और फंक्शन के लिए जरूरी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है इको बी, इसका एग्जाम्पल है इको R1, इसका एग्जाम्पल है इको P1। तो आपको याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज होने वाला एंजाइम है वो टाइप 2 वाला है। टाइप 2 वाला क्या होता है, ज़्यादा यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि जहाँ ये रिकॉग्नाइज करता है वहीं कट करता है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जो दूसरा टूल्स है वो है वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि डिज़ायर्ड जीनोम को
होस्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग गए सुपरमार्केट में, वहाँ पे ढेर सारा सामान खरीद लिया, अब उसको आपके घर में रखना है, तो सुपरमार्केट से घर तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो, गाड़ी यूज करते हो, व्हीकल यूज करते हो कि नहीं करते। तो उसमें गाड़ी में क्या करते हो, आप सामान भरते हो, जैसे ही घर में पहुंच जाता है वैसे ही क्या करते हो, अनलोड कर देते हो। तो सेम इसी तरीके से है। मान लीजिए ये आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, ये आपका होस्ट सेल है, इसके बीच में यहाँ तक मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, एक हमारे पास जो जीनोम कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर। अब वेक्टर के पास कुछ खासियत होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी गाड़ी को यूज कर लो जिसमें ट्रॉली ही ना हो, मतलब सिर्फ इंजन हो, तो ऐसा नहीं। अब उसमें आप देखोगे अच्छा इसमें केबिन है कि नहीं, इसमें हमारा सामान इजीली जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो ऐसा उसमें आप ढूंढोगे। तो सेम इसी तरीके से होता है, वेक्टर की कुछ खासियत होती हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, तब जो है वो वेक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, अदरवाइज उसको हम लोग वेक्टर की तरह यूज नहीं करेंगे। तो इसमें वेक्टर में क्या होना चाहिए, वेक्टर में आप इसके फीचर देखिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि वेक्टर जो होता है दो तरीके का होता है, एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, एक एक्सप्रेशन वेक्टर होता है। क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड जीनोम की क्लोन करवाते हैं। एक्सप्रेशन में हम अपने ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन प्रोसेस भी होता है वहाँ पे। तो क्लोनिंग वेक्टर ज़्यादा हम लोग जो यूज करेंगे देखेंगे, वो जो क्लोनिंग वेक्टर मतलब जीन का जो कॉपी बनाना है उसके लिए जो यूज होता है वो क्लोनिंग वेक्टर है। और एक्सप्रेशन वेक्टर में उसका प्रोटीन मतलब ऐसे वेक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल तक शो करें, उसको हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर बोलेंगे। तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब फीचर क्या है इसके, क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। मान लीजिए ये वेक्टर है तो इसके पास क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। मतलब हम लोग जब रेप्लिकेशन प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ देख रहे थे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है। मतलब ये होता है कि इस रीजन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, अगर ये रीजन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। मतलब अगर मान लीजिए हमारा डिजायर्ड जीनोम यहाँ पे आ भी गया है इस तरीके से इस वेक्टर में, तो ये जब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी तब तक इस पार्ट का भी क्या होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए क्या जरूरी है, पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जरूरी है। फिर रोप साइट, रोप साइट का फिर फॉर्म क्या होता है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और ये जरूरी होता है कॉपी को मेंटेन करने में इनसाइड सेल। मतलब ये क्या करेगा, मान लीजिए होस्ट सेल है और होस्ट सेल में क्या है, ये प्लाज्मिड है। अब उस सेल के अंदर कितने कॉपी नंबर होंगे उसको मेंटेन करने के लिए जो साइट होनी चाहिए वो क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ आरओपी साइट बोलते हैं उसके। मतलब इसका फुल फॉर्म है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ठीक है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर साइट। नेक्स्ट है सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब इस वेक्टर में क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। क्यों सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे अब ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, अब ये अगर किसी होस्ट सेल में एंट्री कर भी जाता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस बैक्टीरिया में हमारा जो है वेक्टर है या इस बैक्टीरिया में वेक्टर है। तो इसके पास कुछ न कुछ इंडिकेशन तो होना चाहिए। मान लीजिए आप सेम गाड़ी जो है दो देखते हो, अब आप जा रहे हो, अब मान लीजिए आपने क्या किया, अपना सामान जिस गाड़ी में रखा उसी तरीके की एक गाड़ी और है, तो आप कुछ ना कुछ उस गाड़ी का नंबर तो नोट करोगे ना कि अच्छा इस गाड़ी का नंबर ये है, इसका आगे का स्ट्रक्चर ये है, पीछे का कुछ कलर ये है, तो कुछ ना कुछ सेलेक्टेबल मार्कर हो तभी तो। मान लीजिए अब किसी आप टाटा में अपना वो रख दिए हैं, ठीक है, अब उस सामान रख दिए हैं, अब उसी तरीके की एक और गाड़ी आ गई बगल में, तो आप कैसे पता चलेगा, तो आप कुछ ना कुछ उसका क्या करोगे, उसमें ऐसी साइन होगा, वहाँ पे कलर होगा, नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा ना, जिससे आप गाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से होता है कि सेलेक्टेबल मार्कर के पास मतलब वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि किसमें हमारा वेक्टर है, जिसमें हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट प्रेजेंट हो। जिस वेक्टर में हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग कैसे सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अभी हम और डिटेल में भी स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब अगर मान लीजिए वेक्टर है, अब यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क कर पाए, तो हम अपना जब इसको कट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट इसमें इंसर्ट कैसे करा पाएंगे। ओके, तो इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। साइज ऑफ वेक्टर, साइज ऑफ वेक्टर छोटा होना चाहिए। मतलब ये भी डिपेंड कर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे इंसर्शन के लिए। अगर जितना छोटा साइज होगा वेक्टर का उतना ज़्यादा ही ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, अपना मतलब फॉरेन डीएनए इसमें इंसर्ट करा पाएंगे, और साथ ही साथ ये होस्ट में इजीली क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए जो आप गाड़ी क्या कर रहे हो अपने सामान के लिए बुक कर रहे हो, अगर उस गाड़ी में पहले से ही सामान भरा हो तो आप ज़्यादा सामान नहीं रख सकते अपना। तो
ज़्यादा से ज़्यादा सामान कब रख पाओगे, जब उसमें स्पेस हो। तो सेम इसी तरीके से है कि अगर इसकी साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, वेक्टर की साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, तो होस्ट में क्या है, होस्ट की साइज़ तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं कि होस्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा है, होस्ट की साइज़ तो लिमिटेड है। जब वेक्टर का साइज ही बहुत बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए प्लाज्मिड का साइज ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है उसको हम लोग कम ही इसमें डाल पाएंगे ना, मतलब कम ही साइज का अपना डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट इसके अंदर इंसर्ट करा पाएंगे। तो इसलिए साइज़ जो है वेक्टर की छोटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टेबल बनी हुई है, इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़िए। इसमें अलग अलग एकदम तैयार किया गया है, बहुत ही आप लोगों के लिए ईजी वे में तैयार किया गया है। आप लोग प्लीज़ पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए अगर हम इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट दिखाइए और यहाँ पे क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखिए इस टेबल में क्या दिया गया है, इसमें वेक्टर का नाम दिया गया है, ठीक है, होस्ट सेल दिए गए हैं और उसमें कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं ये भी दिया गया है। तो वेक्टर फॉर इकोलाई, इकोलाई के लिए कौन कौन से पॉसिबल वेक्टर हो सकते हैं ये आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इकोलाई के लिए बात करें तो कौन सा हो सकता है, PBr 322। PBr 322 की जो साइज होती है वो 4361 बेस पेयर की होती है। ये प्लाज्मिड की साइज दी हुई है, ओके, अभी प्लाज्मिड की साइज दी हुई है, अभी हम प्लाज्मिड को अलग से डिस्कस करेंगे। PUC 19 जो इसका साइज है वेक्टर का कितना है, 2686 बेस पेयर का होता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे के सारे वेक्टर हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर हैं, जो कि इकोलाई में क्या कर सकते हैं, इकोलाई एज ए होस्ट, मान लीजिए होस्ट है, इसमें कौन सा वेक्टर कौन सा वेक्टर जो है इस हमारा फॉरेन जीन इसमें इंसर्ट करा सकता है, उसका नाम हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ना कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, इकोलाई सेल है, तो इसमें एक वेक्टर कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला कौन सा है, PBr 322, PUC 19, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अब ये तो सारे सारे कैसे हैं, ये तो सारे सारे हैं बैक्टीरियल के प्लाज्मिड, सिंथेटिक प्लाज्मिड। अब वायरस, अगर मान लीजिए कोई वायरस है, वो कौन सा वायरस हो सकता है जो बैक्टीरिया में जीनोम को इंसर्ट करा सकता है, तो कौन सा हो सकता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की कौन सी कैटेगरी, लैम्डा फेज या M13 फेज ज़्यादा से ज़्यादा इकोलाई में जीनोम को ट्रांसफर करा सकता है, ओके। कॉमन वेक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, कराने के लिए तो और करा सकते हैं, बट कॉमन जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर हाइब्रिड वेक्टर, हाइब्रिड वेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पार्ट जो है वायरस का और कुछ पार्ट जो है प्लाज्मिड का मिक्स होकर के बना होता है, और ये हाइब्रिड वेक्टर होते हैं, जैसे कॉस्मिड हो गया, फॉस्मिड हो गया, फैजमिड हो गया। तो अब याद रखना है आपको, कॉस्मिड क्या होता है, ये हाइब्रिड ऑफ लैम्डा फेज, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन करिएगा। कॉस्मिड क्या होता है, इट इज़ हाइब्रिड ऑफ लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड। और लैम्डा फेज का कौन सा पार्ट होता है, लैम्डा फेज की कॉज साइट, COS, कॉज साइट, एंड प्लाज्मिड का क्या होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन यूज होता है, ठीक है। कॉज साइट का क्या फंक्शन होता है, कॉज साइट का फंक्शन होता है, इट रिक्वायर फॉर लैम्डा DNA पैकेजिंग इनटू पार्टिकल ड्यूरिंग लाइटिक इन्फेक्शन। मतलब जब लाइटिक इन्फेक्शन हो रहा होगा तब जो हमारे पास फेज लैम्डा फेज का DNA है उसकी पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इट रिक्वायर फॉर लैम्डा DNA पैकेजिंग इनटू पार्टिकल्स ड्यूरिंग लाइटिक इन्फेक्शन, ओके। तो हमने कॉस्मिड को देखा कि ये किसका हाइब्रिड है, लैम्डा फेज और प्लाज्मिड का। लैम्डा फेज की कौन सी साइट होती है, क्या पार्ट, कौन सा पार्ट होता है, कॉज साइट होती है, और फेज का एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। फिर दूसरा देखते हैं फॉस्मिड। फॉस्मिड में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ऑफ F प्लाज्मिड क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे, या बैक्टीरिया अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि क्या होती है कि हमारे पास F प्लाज्मिड होता है कि नहीं होता, जो फर्टिलिटी फैक्टर वाला वो फंक्शन कराता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसका, F प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड कॉज साइट ऑफ लैम्डा फेज, ओके, कॉज साइट ऑफ लैम्डा फेज एंड F प्लाज्मिड का क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला पार्ट यूज होता है। तो वो किस में हेल्प करता है, वो फॉस्मिड बनाने को इसमें हेल्प करता है, फॉस्मिड में। तो फॉस्मिड में क्या होता है, F, अगर यहाँ पे याद रखिए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसका, F प्लाज्मिड का, एंड कॉज साइट ऑफ लैम्डा फेज का, ओके। दूसरा क्या है हमारे पास, फैजमिड है। फैजमिड में क्या होता है, फैजमिड में इरेज करने दीजिए फिर बताते हैं। फैजमिड में होता है ये कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मिड होगा
और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे पास सेगमेंट ऑफ फिलामेंटस फेज, सेगमेंट ऑफ फिलामेंटस फेज एंड प्लाज्मिड फॉर्म प्लाज्मिड वेक्टर, दे आर हाइब्रिड वेक्टर। क्यों हम यहाँ पे हाइब्रिड वेक्टर बन अलग, देखिए ये टेबल मैंने बहुत समय लगा करके प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए इजी वे में याद रखने के लिए। इससे इजी अब कुछ नहीं हो सकता, सबको मैंने एक जगह समराइज करने की कोशिश की है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप लोग इसको प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। अब देखिए क्या है, कॉस्मिड है, फॉस्मिड है एंड फैज्मिड है। ये हाइब्रिड वेक्टर हैं, मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट वायरस का, वायरस जीनोम का, और कुछ पार्ट हमारे प्लाज्मिड का मिल करके एक वेक्टर प्रिपेयर किया गया है, इसलिए हम लोग इसको हाइब्रिड वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, दे आर फाउंड फ्रॉम जीनोम ऑफ ईस्ट। ओके, मतलब ये ईस्ट के जीनोम से प्रिपेयर किया गया है। इसमें कुछ जो है सीक्वेंसेस हमारे क्रोमोजोम, ईस्ट के क्रोमोजोम के होते हैं, जैसे टेलोमेरिक रीजन हो गया, मतलब जब ये वेक्टर प्रिपेयर किया जाए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर कह सकते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बोला था कि इस लेक्चर में बताऊँगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि ये वेक्टर, ये क्या है, ये वेक्टर की तरह है जो कि ईस्ट में हमारे पास कह सकते हो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराने के लिए हेल्प करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पे यूज हुआ था, ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के समय ये यूज हुआ है। फिर वेक्टर फॉर प्लांट, प्लांट के लिए कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं, तो प्लांट के लिए जो बेस्ड ऑन प्लाज्मिड डीएनए पे जो बेस्ड वेक्टर है वो है टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और आरआई प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब यहाँ पे क्या होता है इनका फंक्शन पहले कि, मतलब अगर ये उस क्या कहते हैं प्लाज्मिड मान लीजिए प्लांट में पहुँच जाए तो वहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस कराएंगे। इस तरीके से ट्यूमर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में। ओके, अब ये जो प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड, ये किस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, एंड आरआई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस में देखा गया है। ओके, वहाँ से निकाला जाता है, फिर उसमें डिजायर्ड सेगमेंट इंसर्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट में। ओके, तो इसकी हेल्प से, टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से हम लोग कह सकते हैं कि इसको टीआई प्लाज्मिड बोलते क्यों हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, और इसी तरीके से रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आरआई प्लाज्मिड है। कहाँ से, कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से, और आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेन से। तो ये आपको याद रखना है। बेस्ड ऑन वायरल डीएनए, जो वायरल डीएनए हेल्प करता है प्लांट में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए, वो क्या होता है, यहाँ पे प्लांट होस्ट है। ओके, आप याद रखिएगा, प्लांट या ईस्ट या इकोलाई होस्ट हैं, इनमें कौन सा वेक्टर फॉरेन जीन को यहाँ तक पहुँचा पाएगा वो हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो वायरल डीएनए है कलिमो वायरस है एंड जेमिनी वायरस जो हेल्प कर रहा है फॉरेन जीन को प्लांट में इंसर्ट कराने के लिए। इसी तरीके से वेक्टर फॉर एनिमल, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं जीनोम ऑफ मेनी वायरस यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे यूज किया जा सकता है। जो फर्स्ट यूज किया गया था वो SV40 सीमियन वायरस 40 जो है जो यूज किया गया था। और अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेट्रो वायरस जो है कॉमनली यूज्ड होता है कि किसी भी जीन को, फॉरेन जीन को किसमें, एनिमल में इंसर्ट कराने के लिए। एडनो वायरस भी यूज होता है, तो आप लोग ये क्या याद रखेंगे, रेट्रो वायरस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर इन केस ऑफ ह्यूमन। ओके, एक होता है सटल वेक्टर। सटल वेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो वेक्टर है जैसे PBR322, तो PBR322 ई कोलाई में सिर्फ जो है इंसर्ट हो रहा है, वहीं पे कॉपी नंबर अपना बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, ईस्ट में नहीं जाएगा, प्लांट में नहीं जाएगा। या टीआई प्लाज्मिड हम लोग सिर्फ प्लांट के लिए पढ़े हैं, ईस्ट के लिए नहीं पढ़े, ई कोलाई के लिए नहीं पढ़े, एनिमल के लिए नहीं पढ़े। बट कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो कि दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों में ही क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, और ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सटल वेक्टर। क्या बोलते हैं, सटल वेक्टर। तो आप लोग याद रखिएगा सटल वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसे वेक्टर जो कि प्लांट और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में रेप्लिकेट कर सकें। अब देखिए, हमने बोला था कि PBR322 और PUC19 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या होता है, PBR322 फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड तैयार किया गया था। कहाँ पे रेप्लिकेट करता है, तो भी आपने टेबल में देखा कि इकोलाई में रेप्लिकेट करेगा, मतलब अपनी कॉपी नंबर इकोलाई में बढ़ाएगा। P स्टैंड फॉर, अब नॉमेनक्लेचर देख लीजिए कि यहाँ पे जो स्मॉल उसमें P लिखा गया है वो
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्लाज्मिड को डिनोट कर रहा है। पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी आर साइंटिस्ट का नाम है बोलिवर एंड रोड्रिगुज, और 322 फॉर डिस्टिंग्विशिंग अदर प्लाज्मिड। मतलब अब ये किस क्या कहते हैं नंबर पे दूसरे प्लाज्मिड से डिफरेंस है, वो नंबर को शो यहाँ पे करता है ये। ओके, अब ये क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का लेंथ है इसकी? 4361 बेस पेयर होता है, और इसकी जो कॉपी होती है 20 to 30% हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो PBr 322 है उसके पास 8 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, मतलब 8 एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे कट कर सकते हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पे। आप देखा तो अगर आपसे कोई पूछे PBr 322 में कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, तो 8। 2 यहाँ पे मार्कर हैं, सेलेक्टेबल मार्कर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन। TETR का फुल फॉर्म होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ओके, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क कर रहे हैं, तो BAM-H1 एंड SAL1। ओके, SAL1 जो होगा ये कहाँ पे वर्क कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाले रीजन पे। कौन कौन सा जो है एम्पिसिलिन पे वर्क कर रहा है, तो PUV1 एंड PST1 जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन पे वर्क कर रहा है। कौन सा जो है रोप साइट पे वर्क कर रहा है? रोप साइट का मतलब रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। यहाँ पे PUV सेकेंड जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि कितने जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, किस रीजन पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है आप लोगों को पता है, मतलब जो यहाँ पे कट कराएगा। अब मान लीजिए BAM-H1 से हम कट कराएंगे, तो BAM-H1 कट करेगा तो किस रीजन पे कट करेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन पे। ओके, अब यहाँ पे हमारा इंसर्ट डिजाइन फ्रेगमेंट मान लो ये है, ये यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा। तो अब आप बताइए किस एंटीबायोटिक की सिंथेसिस अब नहीं होगी, एम्पिसिलिन की कि टेट्रासाइक्लिन की? तो टेट्रासाइक्लिन की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो मेन पार्ट है तो ये है। अब हम इसको कट करा दिए हैं BAM-H1 से, और अपना जो है डिजायर्ड एलाइन DNA या फॉरेन DNA यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे, तो जो टेट्रासाइक्लिन का फॉर्मेशन के लिए जो जीन है वो तो डीनेचर हो गया ना, मतलब कह सकते हो वो अपना फंक्शनल नहीं है, वहाँ पे नॉन फंक्शनल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन किसकी सिंथेसिस होगी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन की सिंथेसिस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और टेट्रासाइक्लिन जीन क्या हो गया है, ये यहाँ पे कह सकते हैं ब्रेक हो चुका है, और इसमें हमने अपना डिजायर्ड DNA यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है। तो आपको याद रखना है कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस रीजन पे वर्क कर रहा है, और किसको जो है किस मार्कर को डीनेचर कर। जैसे PUV1 से करेंगे तो ये कौन सा साइट जो है वो हो जाएगा, PUV सेकेंड से जब करेंगे तो कौन सा साइट जो है अफेक्ट हो जाएगा? ROP, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर वाला रीजन अफेक्ट हो जाएगा। ओके, और हमारा कॉपी नंबर जो कह सकते हैं वहाँ पे मेंटेन नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। इसका फुल फॉर्म मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जो है सुनिए और लिखिए उसको। जैसे CLA1 1 का मतलब क्या है? कैरियोफेनन लैटम। ओके, कि CLA1, C स्टैंड फॉर जीनस, LA स्टैंड फॉर स्पीसीज, और वो यहाँ पे जो रोमन नंबर दिया है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ में स्ट्रेन दी हुई है कुछ में स्ट्रेन नहीं दी हुई है, तो आपको याद रखना है। तो CLA1 का मतलब फर्स्ट वाले का मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पे देखिए CLA1 दिया हुआ है, इसका कैरियोफेनन लेटम। फिर है हिंड, थर्ड हिंड मतलब H स्टैंड फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, D स्ट्रेन है, और थर्ड यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। तो हिंड में HIND का मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसी तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट है BAM, यहाँ पे BAM-H1, तो BAM-H1 का मतलब बैसिलस एमाइलिलिक्विफेसियंस। ओके, H स्टैंड फॉर स्ट्रैंड, बैसिलस एमाइलिलिक्विफेसियंस। SAL1 का फुल फॉर्म क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। ओके, नेक्स्ट है PUV1, प्रोटियस वल्गैरिस। PST नेक्स्ट है यहाँ पे, PUV का मतलब क्या था? प्रोटियस वल्गैरिस। फिर है PST1 का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोविडेंसिया स्टोर्टी। ओके,
फिर PUV1 है तो वही है, PUV1 में बस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है। PUV1 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटियस वल्गैरिस। इको R1 है, इकोलाई R1, इकोलाई एशेरेशिया कोलाई स्ट्रेन है, RY13 होता है। RYR में जो है वो RY13 से लिया गया है, और जो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं किस बैक्टीरिया से लिए गए हैं, और कहाँ कहाँ पे किस सेलेक्टेबल मार्कर पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, कितने जो है सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला। ये क्या है, इनके पास कह सकते हो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी। अब देखते हैं PUC19 में, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, UC स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 19 वही ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग इन लेबोरेटरी कंडीशन, मतलब किस नंबर पे कौन सा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है हमारे पास यहाँ पे है, एक तो लैग-जेड जीन है। कौन सा है, लैग-जेड जीन है। यहाँ पे ये कौन सा है, लैग-जेड जीन। जब हम लोग ओपेरॉन पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़े थे 3 जीन, लैग-जेड, लैग-वाई, लैग-ए। तो लैग-जेड क्या सिंथेसाइज करता है, अगर आप लोग ओपेरॉन वाला लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसके लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इसलिए यहाँ से देख सकते हैं। इसलिए डाला हूँ क्योंकि यहाँ पे लैग-जेड के बारे में दिया गया, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो लैग-जेड क्या करेगा, अब लैग-जेड सिंथेसाइज करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जब सिंथेसिस करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो सिलेक्शन में हेल्प करेगा। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे किससे डाइजेशन करा दें, क्या कहते हैं, HIND3 से या इको R1 से, तब ये लैग-जेड जीन क्या हो जाएगा, कह सकते हैं डीनेचर हो जाएगा और अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब जब ये नहीं करेगा, मतलब डीनेचर इन द सेंस कह सकते हैं ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने के बाद हम अपना डिजायर सेगमेंट जो है यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं, तो करा देंगे तो अपनी एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा ये जीन। तो इसके लिए क्या होगा कि अब जो लैग-जेड जीन जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, अब वो नहीं करेगा, तो इससे हमें सिलेक्शन करने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेबल मार्कर है, एक तो क्या है, लैग-जेड है, दूसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ओके, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, यहाँ पे ओरीसी है, यहाँ पे देखिए। और लैग-जेड जीन के लिए अब क्या होगा, एक तो इसका रिप्रेसर प्रोटीन होगा, प्रमोटर रीजन होगा, तो ये लैग-जेड जीन के लिए है। बट हमारे लिए जो यहाँ पे मेन वो है सेलेक्टेबल मार्कर है, वो क्या है, लैग-जेड जीन। तो यहाँ पे PUC19 में जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो क्या है, लैग-जेड जीन। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ क्लोनिंग वेक्टर दिए हुए हैं और उनकी साइज़ दी हुई है, ये भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लाज्मिड में देखिए कितना है, 1 से 5 KB तक हो सकती है। लैम्डा फेज वेक्टर में कितना हो सकता है, इंसर्ट साइज मतलब जो हमारे फॉरेन DNA का साइज कितना हो सकता है, कितना हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं, कितने बेस पेयर तक का। तो इसमें जो कराएंगे कितने बेस पेयर तक का, प्लाज्मिड में 1 to 5 किलो बेस पेयर तक का। इसमें कितने कराएंगे, 5 to 25 किलो बेस पेयर तक का। और कॉस्मिड में कहीं कहीं 30 to 45 मिलता है, कहीं के 35 to 40। तो आप देख लीजिएगा इस रेंज में जो होंगे वो कॉस्मिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। M13 में कितने करा सकते हैं, 1 to 4 KB का। या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में कितना करा सकते हैं, 200 to 2000 तक काम करा सकते हैं। कहीं कहीं 2500 भी दिया रहता है, 2500 KB का तक का करा सकते हैं। किलो बेस पेयर, KB का मतलब किलो बेस पेयर, KB स्टैंड फॉर किलो बेस पेयर। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में 300 किलो बेस पेयर से के बराबर या इससे कम तक का करा सकते हैं, अप टू, या हम बोल सकते हैं अप टू 300 किलो बेस पेयर तक का करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।